जय हिंद दोस्तों। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन में चल रहा था हमारा डीसी मशीन में क्या चल रहा था मेरा, मैंने इससे पहले वीडियो में ईएमएफ को उत्पन्न करके दे दिया था आपको कि ईएमएफ कैसे उत्पन्न होती है, किसमें, डीसी मशीन चल रहा था मेरा। तो डीसी मशीन में हमने ईएमएफ उत्पन्न करके दे दिया था। अब उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, संरचना को पढ़ेंगे, वो एक्चुअली में उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। प्रैक्टिकली तो नहीं दिखा रहे हैं हम, लेकिन थ्योरिकली पूरा बताएंगे, 100% बताएंगे। और उसके बारे में हमको समझना है, क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं ना, उसको प्रैक्टिकली करके अभी दिखाना नहीं है। पहले तो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, तो वो हमको थ्योरिकली ही करना होता है। तो हम ठीक है, प्रैक्टिकली हम नहीं, यहाँ पास थ्योरिकली हम पूरे स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं आपको कि डीसी मशीन एक्चुअली में उसमें कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम डीसी मशीन में क्या पढ़ेंगे, संरचना, डीसी मशीन की संरचना पढ़ेंगे, संरचना, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पास हम पहले डीसी मशीन को बनाते हैं, डीसी मशीन को बनाते हैं। आप भी बनाते चलिए सर्कल को, और इसके स्ट्रक्चर को आप भी बनाते चलिए। तो इस प्रकार से हमारा बन गया डीसी मशीन का ये ऊपरी भाग। अब इसके अंदर हम एक और भाग को बनाते हैं, जो यह हमारा भाग कहलाएगा क्या, कम्यूटेटर। कुछ इस प्रकार से कम्यूटेटर को मैंने बना लिया, और यहाँ पास कम्यूटेटर के सेकंड आवरण को हमने इस प्रकार से बना लिया। और यहाँ पास एक बना लिया मैंने सॉफ्ट बना लिया। ओके, तो यहाँ पास मैंने सॉफ्ट बना लिया। अब इसके ऊपर एक हम और लेयर बना लें, ताकि हमको समझने में आसानी हो। ये हम 2 लेयर बना रहे हैं समझाने के लिए। बाकी मशीनों में होता एक ही लेयर है, कोई आपको 2 लेयर देखने को नहीं मिलेगा, वो रियली में होगा एक ही लेयर। तो इसमें मैंने 2 लेयर बना लिया इस प्रकार से। ये डीसी मशीन की क्या हो गई, बॉडी के अलावा हम क्या बनाते हैं इसमें, बॉडी में ही हम सेट करते हैं इसके पोल को हम सेट करते हैं बॉडी में ही। तो इस प्रकार से हमने बॉडी में इसके पोल को यहाँ ऐसे यूँ लगा दिया। इधर भी हम इसके पोल को बॉडी में यूँ ही लगाने वाले हैं। ये हो गया हमारा पोल। कौन सा पोल है, आपको पता है कौन सा पोल है और क्यों लगाते हैं, चलिए बताएंगे। इसके बाद हमारा यहाँ पास होता है कार्बन ब्रश काला काला होता है, तो मैंने कैसे लगा दिया, लाल बना दिया। चलिए विपरीत ही बना दिया, कोई बात नहीं। अब इस कार्बन ब्रश से हम क्या लेंगे, कार्बन ब्रश हमारा क्या करेगा, सप्लाई को संग्रहित करने का काम करेगा। और यहाँ पास हमको मिल जाएगी VDC। डायग्राम में बढ़िया दिख रहा, वीडियो बढ़िया आ रहा, ओके, वीडियो बढ़िया दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हमने नाम इस प्रकार से दे दिया। इसके ऊपर हम कंडक्टर लग देते हैं, क्या, यहाँ कंडक्टर कहे तो चालक, ये पूरा चालक हो गया। अब इसका हम नाम देते हैं, नामकरण करते हैं। तो पहले तो हम योक किसको बोलेंगे, योक यानी बॉडी, ये हो गई बॉडी को बोलें तो योक कौन सी भाग हो गई, ये बॉडी हो गई। इसको हमको पोल को क्या करना होता है, नट बोल्ट से कसना होता है, नट बोल्ट से हमने कस दिया। और यहाँ पास मशीन की हम एक बेस भी बनाते हैं, मशीन की क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। तो छोटा सा हम स्टैंड बनाते हैं इसको, जिस पर ये टिका होगा, ये हो गया बेस। नट बोल्ट की सहायता से कसा है, ठीक है। तो ये हमारी योक हो गई।
योग के बाद हम किसको बनाएंगे फिर? अब यहाँ पास जो हमारी पोल है, कौन से पोल है? यह चुंबकीय पोल है, ध्रुव पोल है। तो इसको हम बताएंगे कि यह क्या है? पोल है, पोल है। अब यह क्या है? पोल शू है, पोल शू है, पोल शू, पोल शू है, पोल शू। और आगे इसका हम नामकरण करते हैं, पोल शू हो गया। पोल शू, पोल शू को इस प्रकार से पोल शू हो गया। और ये हो गया ध्रुव। दूसरा पोल हो गया पोल कोर, ये पोल कोर है, पोल कोर, पोल शू। इसके बाद ये आते हैं हमारे कंडक्टर, कंडक्टर कहें तो चालक, कंडक्टर, कंडक्टर कहें तो चालक। इसके बाद आते हैं ये कार्बन ब्रश, कार्बन, कार्बन ब्रश आते हैं। इसके बाद में क्या आता है? यहाँ पास आप देखेंगे तो यह है हवा है, इसके बीच में एयर है, वायु अंतराल, एयर गैप। तो इसको हम एयर गैप बोलेंगे। इधर भी है हमारा वायु अंतराल, एयर गैप। तो ये वाला हो गया हमारा क्या चीज़? वायु अंतराल हो गया। तो इसको बोलेंगे हम एयर गैप, एयर गैप यानी वायु अंतराल। ओके, अब यह क्या है? ये वाला भाग, इसको हमने काट दिया है, काट दिया। बहुत सारे हमने क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में कि बहुत सारे कम्यूटेटर, एक बहुत सारे स्लिप रिंग, स्प्लिट रिंग को काट के हम क्या करते हैं? कम्यूटेटर बनाते हैं, उसका समूह होता है जो। तो यहाँ पास ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर है। तो यह इस भाग को क्या बोलेंगे हम? आर्मेचर। यह आर्मेचर है, आर्मेचर। तो आर्मेचर को कई जगह आपको कवच नाम लिख के देता है, कवच। हिंदी में जो इसका नाम लिखता है तो कवच लिखता है। एयर गैप को क्या लिखता है? वायु अंतराल, वायु अंतराल लिखता है। कार्बन ब्रश को कार्बन ब्रश ही लिखता है। कंडक्टर को चालक लिख देगा, ये तो सभी को पता है, कंडक्टर को चालक लिख देगा। पोल शू, शू यानी क्या होता है? जूता, जूता है तो इसका आकार कैसा है? जूता जैसा। तो इसको पोल शू ही लिखता है, पोल शू ही लिखता है, पोल शू। और इसको पोल कोर, पोल कोर क्या लिखेगा? ध्रुव, ध्रुव क्रोड, ध्रुव क्रोड लिखता है। पोल को यहाँ पास भी पोल लिख सकते हैं या ध्रुव लिख सकते हैं। और इसमें नामकरण, ये बेस हो गया, बेस, बेस यानी आधार, जिस पर ये टिका होता है, जिस पर ये टिका है, बेस आधार। ये उससे कसे होते हैं नट बोल्ट से। ओके, इतने इसके क्या हो गए? पार्ट हो गए। अब यहाँ पास क्या करते हैं कि जो हमारा पोल, ध्रुव पोल है, ध्रुव पोल में क्या करेंगे हम? बाइंडिंग करेंगे। यहाँ पास कुंडली को हम लगा देंगे। कुंडली क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं इसको भी बताने वाले हैं। तो यहाँ पास क्या बनेगा हमारा? एक पोल बनेगा N और दूसरा बनेगा S बनेगा। ओके, इतना हो गया। अब हम इसके बारे में समझते हैं। ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई। अब इन स्ट्रक्चर के बारे में हम थ्योरी समझते हैं कि आखिर ये कैसे काम करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात आती है कि जो बॉडी बनाए हैं तो किस मटेरियल का बनाए हैं। और यदि हम यहाँ पास मटेरियल में ले लिए ढलवा लोहा, क्या? कास्ट आयरन। तो इसका हम किसका बनाए हैं? ढलवा लोहा, कहें तो कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का बनाए हैं ये इसकी बॉडी। तो फिर हम कास्ट आयरन का ही क्यों बनाए हैं? तो इसकी बॉडी को हम कैसे बनाते हैं? किसका बनाते हैं? कास्ट आयरन का बनाते हैं। तो कास्ट आयरन का ही क्यों बनाए हैं? इसके पोल में हम क्या करेंगे? EMF देंगे। EMF मतलब DC सप्लाई देंगे तो इसके पोल में हमारा चुंबक बनेगा, चुंबक बनेगा। और यहाँ भी हम सप्लाई देंगे तो इस ध्रुव में भी चुंबक बनेगा। अब चुंबक यहाँ से N से S की ओर आता है। चुंबकीय ध्रुव आप जानते हैं, चुंबकीय बल लिखा है तो N से S की ओर आते हैं, बाहर की ओर, बाहर की ओर N से S की ओर आती हैं। तो यह चुंबकीय बल लिखा है, क्या करेंगे? N से S की ओर आएंगे, N से S की ओर आएंगे। इस प्रकार से इसका एक पथ बनेगा, पथ बनेगा।
तो चुंबकीय बल रेखाएं जब N से S की ओर निकलेंगी तो यह हवा में इसका जो रिलेक्टेंस होता है, इसका प्रतिष्ठंभ होता है, तो वो हवा में ज़्यादा स्पीड से नहीं भाग पाती। इसको भी भागने के लिए एक पथ चाहिए होता है, एक मार्ग चाहिए होता है। जैसे करंट हो गया तो कोई चालक तार में ही भागेगी ना, क्या वो हवा में भागती है? हवा में तो नहीं भागेगी, उसको भागने के लिए कोई चालक तार चाहिए होता है। ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स को भागने के लिए कोई एक पथ चाहिए होता है जिसकी सहायता से वो भाग सके। मान लीजिए यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं हमने उत्पन्न किया और यह चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ पास आई और यहाँ पास से आकर यही चुंबकीय बल रेखाएं हमारी फिर यहाँ से आ गई, तो हमको ज़्यादा मिल जाएगी। अभी जाके हमारी वेस्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो हमको ज़्यादा मतलब उत्पन्न करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, तो इसकी चुंबकीय बल रेखाओं को हम चाहते हैं कि यह फिर से आके यहीं पास जुड़ जाए, और आके जुड़ती भी है। चुंबकीय बल रेखाएं आएगी फिर से एक दूसरे को आके यहीं पास मिल जाएगी। तो चुंबकीय बल रेखाओं को हम यहाँ पास जो बॉडी बनाए हैं किसकी, ढलवा लोहा के कास्ट आयरन के बनाए हैं, तो इसकी जो चुंबकशीलता होती है वो क्या होती है, चुंबकशीलता इसकी उच्च होती है। इसकी चुंबकशीलता क्या होती है, उच्च होती है। चुंबकशीलता बोलें तो हाई परमिएबिलिटी, इसकी हाई परमिएबिलिटी क्या होती है, उच्च होती है। तो यहाँ पास लिखें हम चुंबकशीलता, चुंबकशीलता बोले तो हाई परमिएबिलिटी। हाई परमिएबिलिटी इसकी क्या होती है, उच्च होती है। किसकी, कास्ट आयरन की। हाई परमिएबिलिटी उच्च होती है, या फिर इसको पारगम्य भी बोलते हैं, परमिएबिलिटी या पारगम्य बोलेंगे। तो इस ढलवे लोहे की हाई परमिएबिलिटी उच्च होगी जिससे हमारी चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से जा सकें, इसीलिए हम इस ढलवे लोहे का यूज़ किए हैं। और दूसरा फ़ायदा हमको यह मिल जाता है कि ढलवा लोहा एक मजबूत होता है, तो हमारी यांत्रिक सुरक्षा भी इसको, मैकेनिकल सेफ्टी भी इसका करता है। कोई ऊपर से भारी भरकम सामान गिरा, 10 किलो का बाटी गिर गया, तो यदि हम इसका मजबूत नहीं बनाएंगे तो ये तो चुचुक जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा, इसमें डैमेज हो जाएगा। तो यह यांत्रिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा, इसके लिए हम ढलवे लोहे का यूज़ कर लिए। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करेगा, ले जाने के लिए यह एक पथ का, यह एक सरल रास्ता प्रदान करेगा इसका, उसका रिलेक्टेंस कम होगा। ओके, तो हमने यह बॉडी का यूज़ कर लिया, तो बॉडी में इतना हमको देखने को मिला। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि अब बॉडी हो गया, बॉडी के बाद हम आते हैं पोल में। बॉडी हो गया, अब बॉडी के बाद आते हैं ध्रुव क्रोड में। ध्रुव क्रोड जो होता है या फिर ध्रुव सु होता है, तो पहले हम ध्रुव क्रोड को देखते हैं, ध्रुव क्रोड को देखते हैं पहले हम। ये नामकरण आपने कर लिया होगा, तो नामकरण को हम कहाँ समझाएं, इधर को समझाते हैं। तो इधर साइड हम इस पोल को क्या करते हैं, यहाँ बाहर हम बना लेते हैं। तो इस पोल को हमने यहाँ पास ये बाहर बना लिया, बाहर बना लिया। आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पास बाहर बना लिया इसको। तो इस कोड को हमने इस 3D एनिमेशन, 3D मतलब जैसा आपको दिखता है रियल में, उस प्रकार से मैंने बना दिया। अब इसमें भी क्या होते हैं, इस प्रकार से इसको खाँचे काट दिए। अब यहाँ 2 हमने स्क्रू लगा दिया, तब जाके बॉडी में जो लगाएंगे हम, तो एक यहाँ से स्क्रू डालेंगे तो यहाँ पास अंदर भी खोल होगा, अंदर भी खोल होगा, तब इधर से डालेंगे इधर निकलेगा, तब तो जाके इसको हम सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अंदर अंदर क्या है, इसके स्क्रू है, जो हमने स्क्रू यहाँ पास एक लगा के बड़ा से दिखा दिया हूँ आपको। इस प्रकार से स्क्रू लगा दें, ये स्क्रू हो गया, तो इसके अंदर अंदर यहाँ पास खोल होगा तो जुड़ा होगा। तो इसको हमने बॉडी में सेट कर दिया, किसको, पोल क्रोड को सेट कर दिया। अब इसको हम, इसमें जो वायरिंग को, इसमें जो कुंडली को हम क्या करते हैं, पहनाते हैं। तो कैसे पहनाएंगे, ये तो इधर से जुड़ा है और इधर तो इतना बड़ा इसका आकार है, ये तो छोटा सा आकार है, तो इसको हम कैसे पहनाएंगे, ये तो ढील हो जाएगा। मतलब जैसे इसको यदि हम इसके साइज़ का बनाते हैं तो पहले हमारा ये मिलेगा और फिर इसको पहनाएंगे तो ढील हो जाएगा, मतलब इसके साइज़ का हमको पहनाना पड़ेगा ना। तो इसको हम क्या करते हैं, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसको स्क्रू से जुड़े होते हैं, इसमें दोनों जुड़े होते हैं। एक ऐसे हुक्का लगाएंगे, ऊपर से कस देंगे ना, तो ये दोनों जुड़े होंगे। तो फिर इसको हम अलग करेंगे। तो अभी जो हम समझा रहे हैं, तो आपको पोल कोर के बारे में समझा रहे हैं, ना कि पोल सूच को। पोल सूच को आप भूल जाइए कुछ क्षण के लिए। तो जो पोल कोर होता है, तो इस प्रकार से पोल कोर हो गया। अब इसमें हमको बाइंडिंग करना है, क्या, कुंडली करना है, कुंडलित करना है। तो एक हम फार्मा लेंगे,
इसी के ही आकार का, सेम साइज का हम एक फार्मा लेते हैं लकड़ी का, और उस लकड़ी के फार्मे के ऊपर हमने इस प्रकार से बाइंडिंग को घुमा देते हैं। आप कहीं घुमाते हुए देखे भी होंगे। घुमा ऐसे देते हैं जैसे सिलाई वाला धागा आता है मशीन में धागा आता है एक सफ़ेद की गुंडी में, ऐसे ऐसे घुमाया रहता है। उसी प्रकार से हम कॉइल को घुमा देंगे एक निश्चित आकार को लेकर। तो यहाँ पास हमने क्या किया, घुमा दिया। अब इस कॉइल को हमने उतार लिया, बाहर उतार लिया इधर से नीचे से, और फिर इसमें पहना दिया। तो इसमें हमने कॉइल को यहाँ पास ये पहना दिया। ओके, तो इस प्रकार से हमने फार्मा, लकड़ी का फार्मा लिया था, इसमें हमने पहना दिया। तो लकड़ी के फार्मे को क्या बोलेंगे, लकड़ी का फार्मा था तो उसको हम फार्मा बोलेंगे। और हमने बनाया क्या, उससे कुंडली बनाया, तो उसको फार्मा कुंडलित, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फार्मा कुंडलित बोलेंगे। अंग्रेजी में बोलें तो उसको हम बोलेंगे फार्मर कॉइल बोलेंगे, या हिंदी में बोलें तो फार्मा कुंडलित बोलेंगे। तो यह जो हमने किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमने कॉइल को इसमें पहना दिया। अब कॉइल को हमने पहना दिया तो क्या होगी, तो इसमें देख रहे हैं कि ये चुंबकीय फ्लक्स को हम देखें तो इसका जितना आकार है उतने ही आकार में इसकी चुंबकीय फ्लक्स होगी, उतने ही आकार में चुंबकीय फ्लक्स होगी, और चुंबकीय फ्लक्स इतने ही आकार में होगी। तो इस आर्मेचर में जो चुंबकीय फ्लक्स मिलेगी तो इसके आकार, जितने ही ज़्यादा आकार में चुंबकीय फ्लक्स इसको काटेगी, जितने ही ज़्यादा साइज में, उतने ही साइज में इसमें अच्छा फैलाव होगा, चुंबकीय फ्लक्स का फैलाव होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का जब फैलाव होगा तो उसमें EMF उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा होगी। यदि इतनी से छोटी सी जगह में इसमें फैलेगा तो क्या उसमें उत्पन्न होगा, कुछ नहीं उत्पन्न होगा, मतलब अच्छे एक तरह से फैलाव नहीं हो पाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स के फैलाव के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा एक पैर हो गया, इस प्रकार से पैर हो गया। अब जो हम पैर का ये एड़ी बस कहीं रखेंगे तो उसको कितना दर्द देगा, तो उसको हम यदि बराबर भागों में, ऐसे हमारा ये उंगली हो गया, तो इसको हम यदि बराबर रखते हैं तो वह उसका दर्द क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, कुछ यहाँ मिलेगा कुछ यहाँ मिलेगा, फैल जाएगा। तो हम चुंबकीय फ्लक्स को क्या करते हैं, फैलाने के लिए हम इसको शूज पहना देते हैं, इसको क्या करते हैं, हम शूज पहना देते हैं। तो इसको हम यहाँ पास कुछ शूज पहना दिए, जूता पहना दिए, तो इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स निकलेगी तो यहाँ से ऐसे ऐसे फैल जाएगी, फैल गई ना। अब इसमें जो चुंबकीय फैलाव है तो बढ़ गया, चुंबकीय फैलाव है तो बढ़ गया, तो इसमें अच्छे से क्या होगा, फ्लक्स का फैलाव हो जाएगा, वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स का। तो इससे हमारी फ्लक्स भी क्या होगी, अच्छी उत्पन्न होगी। अब इसमें क्या किया मैंने, चुंबकीय फ्लक्स को फैला दिया, ठीक है। अब इसमें पोल शूज के बारे में इतना ही कि इसमें दोनों को एक साथ रखते हैं, पहले कुंडली को रख देते हैं, फिर पोल शूज को जोड़ देते हैं। पोल शूज का काम इतना ही है कि इसको क्या करता है, फैला देता है। दूसरा ऐसा भी कह सकते हैं कि इस बाइंडिंग को नीचे गिरने से ये रोक लेता है, ऐसे भी कह सकते हैं। और मेन चीज़ तो इसको हम फैलाने के लिए ही यूज करते हैं। तो इस कॉइल को हम क्या बोले थे, फील्ड कॉइल, इसको हम फील्ड कॉइल बोले थे, फील्ड कॉइल मतलब क्षेत्र कुंडली। फील्ड कॉइल मतलब क्षेत्र कुंडली, यह क्षेत्र कुंडली होती है। और इसमें जो आर्मेचर में कुंडली होती है वो आर्मेचर कुंडली होती है, और जो बाहर में होती है वो क्षेत्र कुंडली होती है। ये भी क्षेत्र कुंडली, ये भी क्षेत्र कुंडली। अब इसके बाद आता है, मैंने बॉडी पढ़ लिया और ये पोल वगैरह पढ़ लिए, अब आता है एयर गैप। तो एयर गैप जो होता है, तो आर्मेचर में एयर गैप कितना होना चाहिए, जो डीसी मशीन में एयर गैप होता है वो एसी मशीन की अपेक्षाकृत क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा रख सकते हैं, इससे हमारी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज़ और आपको बताना था कि यहाँ पास जो हमारी पोल कोर हो गई, तो पोल कोर को किसी प्रकार से हम लेमिनेट नहीं करते हैं। और पोल कोर जो हम बनाते हैं ना, तो वो हम बनाते हैं कास्ट स्टील की बनाते हैं। किसकी बनाते हैं, पोल कोर जो है तो हम बनाते हैं आपके कास्ट स्टील। अब आप बोलेंगे कि जब कास्ट स्टील क्यों बना रहे हैं आप, कहीं कुछ भी करते रहते हैं, आप कास्ट स्टील किसको बना रहे हैं। तो आपको एक चीज़ हम क्लियर कर दें, इस बॉडी मोटर में, इस जनित्र में जो आपको दिख रहा, तो बॉडी रहेगी कास्ट आयरन की, और इसका जो पोल रहेगा वो कास्ट स्टील का रहेगा। और इसमें जो आपकी आर्मेचर की
पूरा संरचना रहेगी वो आपकी कास्ट सिलिकॉन स्टील की रहेगी। और इसमें जो कार्बन ब्रश है तो वो कार्बन ब्रश कार्बन का ही बना रहेगा। और इसमें जो आपका कम्यूटेटर है वो हार्ड ड्रॉन तांबे का बना होगा। सब आगे बताएंगे, मतलब एक छोटी सी लिस्ट के तौर पर हमने इस तरह से शॉर्ट में बता दिया। फिर से इसको बता देते हैं, जो आपकी बॉडी है वो कास्ट आयरन की बनी होगी। आपको अरिहंत के बुक में ऐसे भी दे सकता है कि जो छोटी मशीन होती है तो उसकी बॉडी कास्ट स्टील की बनाते हैं और बड़ी मशीन की बॉडी कास्ट आयरन की बनाते हैं। तो हम ज़्यादातर आपको सही करते हैं, जो आंसर तो कास्ट आयरन ढलवे लोहे को ही करते हैं इसकी बॉडी की। और इसकी जो पोल है वो किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है। कार्बन ब्रश किसका बना होता है, तो कार्बन ब्रश कार्बन का ही बना होता है। छोटे मशीने में कार्बन जो ब्रश होता है वो कापर का भी बनाते हैं और कापर ग्रेफाइट मिक्स करके भी बनाते हैं। आगे हम पूरा बताएंगे, खुला डिटेल हम करेंगे। तो कार्बन ब्रश कार्बन को बनाते हैं। और जो आर्मेचर है तो आर्मेचर सिलिकॉन स्टील के बनाते हैं। और जो कम्यूटेटर है तो कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर को बनाते हैं। तो ये चीज़ें अलग अलग मटेरियल से बनाते हैं हम। तो मैं पहुंचा था कहाँ पास, इसकी जो पोल कोर है तो पोल कोर और जो पोल शू है वो किसकी बनाते हैं, कास्ट स्टील को बनाते हैं। कास्ट स्टील बोलें तो इसको हम बोल सकते हैं ढलवा इस्पात। यहाँ पास ढलवा इस्पात हिंदी में बोले तो ढलवा इस्पात कास्ट स्टील। तो इसकी जो पोल कोर है और पोल शू है वो कास्ट स्टील को बनाते हैं। अब कास्ट स्टील का क्यों बनाएं, क्योंकि इसकी जो फ्लक्स होती है, जो मतलब चुंबकशीलता है, तो वो क्या है, इसके अपेक्षाकृत दुगुना होती है। कास्ट आयरन की अपेक्षाकृत क्या होती है, दुगुना होती है। तो यहाँ पास इसीलिए हमने किसका यूज़ किया है, कास्ट स्टील का यूज किया है। अब इसमें आता है वायु अंतराल आता है। तो वायु अंतराल हम डीसी मशीन में कम रखते हैं कि ज़्यादा, डीसी मशीन में हम ज़्यादा रखते हैं। तो डीसी मशीन में ज़्यादा किधर को लिखें, इसको हम हटा सकते हैं। ये जो आपको समझाया कुंडली फार्मा, इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ समझना है। बाकी आपको जो पीडीएफ है लवकुश प्रजापति ऑफिशियल, आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ मिल जाएगी। यहाँ आपको समझना है। तो एयर गैप जो होता है तो डीसी मशीन में कितना होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा कितना होता है, तो एयर गैप आपका होता है 1 mm से आपका 6 mm तक एयर गैप होता है। किसमें, डीसी मशीन में। तो फिर आप बताएं कि एसी मशीन में कितना होता है। तो एसी मशीन में आपका जो एयर गैप होता है वो होता है 0.3 mm से 1.5 mm तक होता है। कितना होता है, 1.5 mm तक होता है। किसमें, एसी मशीन में। और ये डीसी मशीन में हो गया। तो एयर गैप इसमें ज़्यादा रखते हैं। अब ज़्यादा रखते हैं तो इसमें हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एसी मशीन में ज़्यादा रख देंगे तो दिक्कत है, उसकी पावर फैक्टर घट जाएगी। एसी मशीन में पावर फैक्टर घट जाएगी, जबकि डीसी मशीन में पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा जब रखते हैं हम तो क्या होता है, तो एयर गैप को हम ज़्यादा रखते हैं तो थोड़ा सा इसका हम फ़ायदा बताते हैं कि इसमें क्या होगा, जो इसका डिस्टॉर्शन है, इसका विरूपण है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। अब जब इसका डिस्टॉर्शन विरूपण घट जाएगा तो आप बोलेंगे डिस्टॉर्शन विरूपण क्या है। तो मान लीजिए इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, जब डिस्टॉर्शन है विरूपण है तो ऐसे समझ सकते हैं, यदि कोई चीज़ हम क्या कर रहे हैं, देखिए ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि जो इसमें डिस्टॉर्शन है विरूपण है, इसका यदि घट जाएगा तो इसमें जो शोर है, नॉइज़ है, आवाज़ है, वो क्या करेगा, कम करेगा। इसके पास में ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा भाएँ भाएँ करेगा, दूर रहेगा तो कम भाएँ भाएँ करेगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि आपके कान के पास में कोई ज़्यादा पास में लाएगा तो आपको ज़्यादा आवाज़ करेगा, दूर रहेगा तो कम आवाज़ करेगा। उसी प्रकार से डिस्टॉर्शन वही हो गया कि डिस्टॉर्शन इसका कम होगा तो इसमें जो शोर होगा, नॉइज़ होगा, वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मैंने तो इसको रख दिया, दूर रख दिया, तो हमको क्या इसमें कुछ घाटा भी होगा, लॉस भी होगा। यदि हम इसके एयर गैप को रख देते हैं तब तो हम बढ़ा के इसको इतना रख देते हैं उपज के, तो ऐसा भी नहीं रखते हैं। तो इसको यदि हम ज़्यादा रख दिए तो क्या हमारा लॉस होगा, लॉस ये होगा कि इसके एयर गैप ज़्यादा हो जाएगा तो मशीन की साइज़ बड़ी हो जाएगी।
मशीन की साइज़ बड़ी हो जाएगी तो वह भारी भरकस हो जाएगी, दूसरी कॉस्टली हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। तो हमको ये इसमें दिक्कत भी है। और इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स हैं उसका जो वितरण है वो आसानी से नहीं हो पाएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स भी घट जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स भी इसमें घट जाएगी। तो हमारी यह दिक्कत हो सकती है इसमें, ठीक है। तो इसलिए इसका एयर गैप क्या करते हैं हम, इसमें एयर गैप इसमें क्या करते हैं, ज़्यादा रखते हैं। और ज़्यादा इतना भी नहीं रखते, मतलब जिस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं उस तरीके से रखते हैं, क्योंकि इसमें चुंबकीय फ्लक्स हैं जो घट जाएंगे, क्योंकि एयर में उसका जो रिलेक्टेंस होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। एयर में रिलेक्टेंस उसका ज़्यादा होगा, क्या उसका प्रतिष्ठम्भ ज़्यादा होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स जो होगी वो कम प्रवाहित होगी। तो कम प्रवाहित होगी, चुंबकीय फ्लक्स कम मिलेगी, तो ईएमएफ भी हमारी घट जाएगी, है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसमें एयर गैप कितना रखते हैं हम, 1 mm से 6 mm तक इसमें एयर गैप रखते हैं। अब इसमें जो पोल कोर में है, तो इसमें क्या करते हैं हम, पोल कोर को एक जो पोल शू जो है, तो पोल शू को हम लेमिनेट करते हैं। आपको एक चीज़ याद रखना है, जो पोल कोर है तो इसको हम किसी प्रकार से लेमिनेट नहीं करते हैं, लेकिन पोल शू को हम लेमिनेट करके रखते हैं। लेमिनेट हम कितना करते हैं, इसकी जो लेमिनेशन की मोटाई है वो 1 mm रखते हैं। कितना रखते हैं, जो 1 mm रखते हैं, किसकी, पोल शू की लेमिनेशन की मोटाई 1 mm रखते हैं। तो इसको हम लेमिनेशन करते हैं। तो फिर आप कहेंगे इसको क्यों नहीं किए, इसको क्यों किए, तो इसको करना ज़रूरी था, हमको ज़रूरी पड़ गया। क्यों ज़रूरी पड़ गया, देखिए जो हमारा आर्मेचर में कंडक्टर है, तो आर्मेचर में कौन सी एमएफ उत्पन्न हो रही, एसी की डीसी। आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा कि एसी हो रही कि डीसी हो रही, आप सीधे बोल देंगे कि एसी हो रही। तो इसके आर्मेचर में जो उत्पन्न हो रही ईएमएफ, तो एसी जो होती है, तो एसी के कारण से लॉसेस भी होते हैं। हमारे जो मशीन होती है तो उसके कारण से क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। तो 2 प्रकार से लॉसेस आपको हम बताएं, तो एक हिस्टेरेसिस होता है और एक होती है एडी करंट होती है। एक भावर धारा होती है और क्या होती है, एक हिस्टेरेसिस लॉसेस होती हैं। तो इसके आर्मेचर में कितनी लॉसेस हो गई, 2 लॉसेस हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें एसी उत्पन्न हो रही। अब एसी उत्पन्न हो रही तो इस कंडक्टर के संपर्क में क्या आया, इस कंडक्टर के पास में है, क्या ए पास में है कि ए पास में है, बताइए, पोल शू पास में है ना। इस आर्मेचर के कंडक्टर के पास में कौन है, पोल शू है। तो इसके वजह से क्या होगा, प्रेरण जो इंडक्शन होगा, तो इस आर्मेचर में, इस कंडक्टर में जो एसी उत्पन्न हुई है, तो एसी के पास में कोई यदि हम कुंडली लाएंगे तो उसमें क्या हो जाता है, इंडक्शन हो जाता है, प्रेरण हो जाता है। और उसमें भी क्या हो जाते हैं, फिर लॉसेस होने लगते हैं। उसमें भी एक अपना क्या होगा, एक अपना उसमें भी लॉसेस होना चालू हो जाएगा। तो इस कॉइल में, इस मटेरियल में, इस कोर में जब लॉसेस होगा तो उस लॉसेस को हमको कम करना पड़ेगा, नहीं तो वह उसका एनर्जी को ज़्यादा खपत करेगा ना, लॉस जब हो जाएगी तो इसीलिए इसको हम लॉसेस इसमें भी होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, लेमिनेशन करना पड़ता है। हमको पाटलित कोर को लेमिनेशन करना पड़ता है, जो कि लेमिनेशन की मोटाई, पोल शू की लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है, 1 mm होती है। इसीलिए हमको इसमें भी लेमिनेशन करना पड़ता है। तो इसके इंडक्शन की वजह से इसको भी प्रभावित दिक्कत हुआ बेचारे को, इसको भी लेमिनेशन करना पड़ा। ये दुख की बात है इसके लिए। ओके, तो मैंने एयर गैप को फाइनली कर दिया। अब हमको आना है किसमें, आर्मेचर में। अब हमको आर्मेचर में आना है। ओके, तो आ जाए आर्मेचर में। अब देखिए आर्मेचर में क्या होता है कि ये हो गया मेरा आर्मेचर। तो आर्मेचर को हम, उधर तो जगह नहीं है बिल्कुल, यहाँ पास देखते हैं आर्मेचर। तो आर्मेचर को मैंने, कैसे होता है आर्मेचर, ये हो गई हमारी डीसी मशीन का क्या हो गया, डीसी जनरेटर का क्या हो गया, आर्मेचर हो गया। आर्मेचर हो गया। आर्मेचर में क्या होते हैं, इस प्रकार से शाफ्ट लगे होते हैं। आर्मेचर में शाफ्ट हो गया, पीछे साइड भी होता है, वही शाफ्ट आ गया है हमारा, यहाँ पास शाफ्ट आ गया है। इस शाफ्ट में क्या होता है, एक लॉक लगा होता है जिसको
क्या बोलते हैं, की लॉक बोलते हैं। एक लॉक लगा होता है जिससे हमारी मोटर क्या हो, फिसल ना जाए, मतलब पकड़ अच्छा बना के रखे, निकल वगैरह ना जाए, निकल ना जाए। तो यह होता है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर के पीछे क्या होते हैं हमारे, कम्यूटेटर होते हैं। कम्यूटेटर होते हैं आर्मेचर के पीछे, ये कम्यूटेटर हो गए। अब इसमें क्या होते हैं, स्लॉट कटे होते हैं, इसमें स्लॉट कटे होते हैं। तो स्लॉट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तिरछे होते हैं। इसमें भी जो स्लॉट होते हैं वो क्या होते हैं, तिरछे होते हैं। तो इस प्रकार के आर्मेचर में हमने स्लॉट काट दिया, और स्लॉट कैसे होते हैं, तिरछे होते हैं। तो यह स्लॉट को यदि हम देखें तो स्लॉट मतलब समझ रहे हैं, यहाँ हमने एक गड्ढा टाइप काट दिया। गड्ढा मतलब इसमें हमको क्या करना है, बाइंडिंग करना है, ताकि बाइंडिंग एक गड्ढे में करेंगे, नहीं तो पूरा बराबर भाग रहेगा, तो उसमें बाइंडिंग करेंगे तो वो तो ऊपर आ जाएगी। तो एक गड्ढे में बाइंडिंग करेंगे तब उसमें फिक्स होगी। तो ये गड्ढा टाइप का है, ये उभरा हुआ ऊपर वाला भाग है, स्लॉट है, खांचा, ये खांचा है। तो इसमें क्या करते हैं, हम तार को अब डालेंगे, मतलब बाइंडिंग करेंगे, कुंडली करेंगे। अब यहाँ पास हो गई हमारी यह कुंडली, इसको हम यहाँ पास से इस प्रकार से जोड़ दिया। अब कुंडली जो होती है ना, तार जो होती है ना, कंडक्टर जो होते हैं, चालक होते हैं, तो वो एक लग्ज की सहायता से कम्यूटेटर के पहले ही एक होता है राइज़र, और राइज़र जो यहाँ पास हमको एक भाग मिलेगा वो मिलेगा राइज़र। उसको हम बड़े संरचना में दिखाएं तो कुछ उसका आकार इस भी आकार का मिलेगा, एक राइज़र। और यहाँ से हमने क्या किया, तार को डाल दिया। आप ऐसा समझिए कि यहाँ पास हमारा भी आकार का क्या मिला, ये राइज़र होगा। यहाँ से हमारा तार गया और यहाँ पास हमारा तार आ चुका है। अब यहाँ पास जो तार आ चुका तो ये हमारी उंगली क्या है, यहाँ पास हम उंगली हमारी एक लग्ज़ है। लग्ज़ मतलब वो लग्ज़ जो होते हैं तो इस प्रकार से खुले भी लग्ज़ होते हैं और ओपन भी लग्ज़ होते हैं, और क्या होते हैं, आधा खुले भी लग्ज़ होते हैं। इस प्रकार से लग्ज़ होते हैं। लग्ज़ मतलब तार को हमको फंसाने के लिए, ऐसे आप पूंछ जैसे बड़ी होती है लग्ज़, तो इस प्रकार से लग्ज़ होते हैं। तो इन्हीं लग्ज़ का यूज करके हमने भी आकार का जो आपका राइज़र है तो यहाँ पास रख देते हैं तार को। अब बोलेंगे आपकी भी आकार का आपके बता दिए यहाँ पास, तो भी आकार का इसलिए यहाँ पास एक गड्ढा टाइप का बनाया जाता है, ताकि जब हमारी आर्मेचर बहुत स्पीड से घूमती है तो इससे बाहर इधर उधर ना फेंकाए, ना निकले। तो इस प्रकार से इसको हम एक गड्ढे में रख देंगे तो ये घूमेगा तो फेंकाएगा नहीं, गिरेगा नहीं। तो भी आकार का एक यहाँ पास, ऐसे भी आकार के एक यहाँ पास राइज़र होता है, और उस राइज़र में क्या करते हैं, तार को गुजारते हैं और आगे ले जाकर ऐसे तार को गुजारे और यहाँ पास क्या कर देंगे, सोल्डरिंग कर देंगे। बिल्डिंग नहीं कर देना है आपको, इलेक्ट्रिक बिल्डिंग, सोल्डरिंग कर देना है। तो सोल्डरिंग आप यहाँ पास कर देते हैं। तो ये जो हमारा कॉपर होता है, तो यहाँ कम्यूटेटर से पहले ही राइज़र में हम क्या करते हैं, यहाँ पास सोल्डरिंग कर देते हैं। अब इसी प्रकार से एक तार को हमने लाया, अब दो तार को भी यहाँ पास लाया, दो तार को लाया, यहाँ पास राइज़र में सोल्डरिंग कर दिया, तीसरे तार को भी लाया, राइज़र में सोल्डरिंग कर दिया। इसी प्रकार से हम एक करते गए। तो इस प्रकार से जैसे हम दिखा रहे हैं तो होता नहीं, आपको एक इसका रियल में आकार दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा शाफ्ट हो गया, और ये आर्मेचर हो गया। तो इसमें इस प्रकार से कुछ क्या कटे हैं, स्लॉट कटे होंगे, इस प्रकार से कुछ स्लॉट कटे होंगे। जो इसके आर्मेचर में स्लॉट कटे हैं वो कैसे हैं, ओपन स्लॉट हैं। ओपन स्लॉट जो अल्टरनेटर में कटे होते हैं वो सेमी क्लोज होते हैं, और जो स्लॉट भी होते हैं तो तीन प्रकार से होते हैं, एक ओपन होता है, क्लोज होता है, एक सेमी क्लोज होता है। तो यहाँ ओपन मतलब पूर्ण रूप से खुला वाला हमने स्लॉट काटा है यहाँ पास, और इसी स्लॉट में यहाँ पास ऐसे ऐसे क्या है, ये स्लॉट है। तो आपको जो ये वाला भाग दिख रहा, ये काला वाली लाइन दिख रही है, तो ये चीज़ है काली वाली, इसी के अंदर में हमने क्या किया है, पूरी बाइंडिंग को किया है। यहाँ पास पूरी बाइंडिंग हमारी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पास क्या कर दिया, स्लॉट के खांचे में कॉइल को रख दिया। ओके। तो आर्मेचर हो गया इस प्रकार से। अब जो आर्मेचर होता है, तो आर्मेचर में हमने तावे को कम्यूटेटर के ऊपर हमने पहले ही एक राइज़र होता है उस पर सोल्डरिंग कर दिया सोल्डरिंग। तो इस प्रकार के इसके अंदर होता है आर्मेचर। एक चीज़ आपको बता दें, आप बताइए कि यदि इसमें चुंबकीय फ्लक्स का जो पोल शूज़ में है
तो पोल शूज में यदि चुंबकीय फ्लक्स का जो फैलाव है तो बराबर नहीं हुआ, एयर गैप ज़्यादा हो गया, मान लीजिए एयर गैप ज़्यादा हो गया और बराबर फैलाव नहीं हुआ, तो इसमें एयर गैप को थोड़ा ज़्यादा ही रख दिया तो इसमें फैलाव नहीं हो पा रहा, तो हमको उसको एयर गैप को बराबर तो नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का फैलाव हमको बराबर करना है। तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का फैलाव बराबर हो, क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम एक उपाय कर सकते हैं कि यहाँ पास जो चुंबकीय फ्लक्स जहाँ से उत्पन्न हो रही है तो वहीं से हम बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे, तो इसमें टर्न की संख्या को ज़्यादा कर देंगे, मतलब आई एन EMF क्या बढ़ाएंगे इसमें, MMF मैग्नेटिक मोटिव फोर्स को, टर्न की संख्या को हम बढ़ा देंगे, मतलब MMF को बढ़ा देंगे तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स हमारी ज़्यादा आएगी और इसको हमारी पूर्ति होने लगेगी। मान लीजिए कभी की कंडीशन ऐसी आती है तब की बात है। तो आर्मेचर जो है, तो इस प्रकार से आर्मेचर हुआ। अब आर्मेचर में हमको क्या होता है, आर्मेचर के बाद जो होता है तो यहाँ पास आर्मेचर को इसको आर्मेचर को पटलित कोर करके बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, पटलित कोर करके बनाते हैं। यहाँ पास कोई कोर हो गई, पटलित कोर का मतलब समझ रहे हैं, उसको पहले हम खाँचे टुकड़े टुकड़े में पतला पतला काटेंगे पीस, चापट, और उसकी फिर एकत्रित कर लेंगे। एकत्रित करके उसको हम क्या करेंगे, इतना मोटा कर लेंगे जितना भी मोटा होगा, मतलब पटलित कोर को हम इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसको लेमिनेशन करते हैं। लेमिनेशन करके चिपका देते हैं और नट बोल्ट की सहायता से हमने क्या कर दिया, इसके शाफ्ट में फिट कर दिया। इसमें शाफ्ट में कोई नट बोल्ट नहीं लगाते, इसको हम आराम से दबा के इसमें फिक्स कर लेते हैं। तो इसकी जो मोटाई होती है, चपटा जो होता है, इसकी जो मोटाई होगी, तो वो जो मोटाई होती है किसकी, आर्मेचर की, यहाँ पास आर्मेचर, तो इसकी जो मोटाई होगी 0.3 mm से कितनी होगी, 0.6 mm, 0.6 mm तक इसकी क्या होती है, इसकी मोटाई होती है। 0.6 mm तक इसकी क्या होगी, मोटाई होगी आर्मेचर में जो पटलित कोर लगे हैं। और दूसरी चीज़, इसमें हम सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। इसकी जो पटलित कोर है चपटा तो उसको हम सिलिकॉन स्टील की बनाएंगे। तो सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं, तो उसमें जो लासेस होते हैं, सिलिकॉन स्टील की बनाने के लिए इसमें जो लासेस होते हैं, हिस्टैरिसीस लासेस हैं, तो उसको लासेस को क्या करना पड़ता है, हमको कम करना पड़ता है। इसीलिए हमको इसमें क्या करते हैं, स्टील की हम बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। देखिए एक्चुअली में होता ऐसा है कि जो सॉफ्ट आयरन होता है, तो सॉफ्ट आयरन नॉर्मली होता है, उसी सॉफ्ट आयरन में हम क्या करते हैं 3 से 5% सिलिकॉन की मात्रा को मिला देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सिलिकॉन स्टील। यदि 3 से 5% से ज़्यादा हम मिलाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ब्रिटल आ जाएगा, भंगुरता आ जाएगी, जिससे पतला पतला तो रहता है, थोड़ा भी लफेगा तो टूट जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील की मात्रा को मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं, 3 से 5% मिलाते हैं, 3 से 5% मिलाते हैं सिलिकॉन स्टील की मात्रा को। अब इसके आर्मेचर में और क्या लगा होता है, आर्मेचर में हमारी कॉइल हो गई और उसमें पटलित कोर हो गए। इसके बाद आता है कम्यूटेटर, तो यह कम्यूटेटर लगा है। तो कम्यूटेटर जो होता है, तो आपका यह हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, हार्ड ड्रॉन तावा कॉपर का बना होता है। तो कम्यूटेटर मैंने कहाँ लिखा हूँ, कम्यूटेटर तो मैं लिखा ही नहीं हूँ, तो कम्यूटेटर यहाँ पास लिखता हूँ, ये है हमारा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर को बोले तो दिक परिवर्तक दिक परिवर्तक बोलते हैं कम्यूटेटर को हिंदी में। तो जो कम्यूटेटर होता है ना, तो कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन तावे का बना होता है। किसका बना होता है, यहाँ पास लिखते हैं, जो कम्यूटेटर होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। कम्यूटेटर इसका किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। ये कॉपर ही होती है, इसको फोर्जिंग वगैरह करके तापमान अलग अलग टेम्परेचर करके इसको और मजबूत बना देते हैं, तो हार्ड ड्रॉन कॉपर का हम इसको बना देते हैं। तो इस कम्यूटेटर के ऊपर जो होता है, तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है, तो जो आर्मेचर के कॉइल में AC उत्पन्न हुई है,
तो उसको डीसी में परिवर्तित करने का यह काम करता है। डीसी में परिवर्तित कहें तो पूर्ण रूप से परिवर्तित अभी तो नहीं कर रहा था, लेकिन इसको डीसी में पूर्ण रूप से ही परिवर्तित करता है। मतलब अभी जो हमने बताया था पिछली वीडियो में एमएफ उत्पन्न होती है, तो उसमें कैसे बताया था, हाफ वेव बताया था, और सॉरी फुल वेव बताया था। फुल वेव शुद्ध डीसी नहीं बताया था। तो यह क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, जो कम्यूटेटर होता है, दिक् परिवर्तक होता है, हाथ ड्रान तांबे का बना होता है। इसके बाद जो होता है, कम्यूटेटर के बाद जो होता है, तो आपका आता है कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश क्या करता है, कम्यूटेटर के पास जो उत्पन्न होके डीसी एकत्रित होके है, तो उसको यह संग्रहित करेगा। कौन, कार्बन ब्रश संग्रहित करेगा, और कार्बन ब्रश संग्रहित करके कहाँ दे देगा आपको, डीसी जो है तो आउटपुट में दे देगा। उस डीसी सप्लाई को आउटपुट में दे देगा कौन, कम्यूटेटर, सॉरी कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश की विशेषता हम बताएंगे आगे कि कार्बन का ही क्यों बनाते हैं, इसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, सब बताएंगे। तो ये हो गया कार्बन ब्रश। इसको आप नोट कर लीजिए, जो भी इसमें आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो इसमें आगे ये है कि जो कम्यूटेटर होता है, इसको हम कई स्लिप रिंगों द्वारा क्या किए थे, बहुत सारे स्लिप रिंग का समूह था। स्लिप रिंग को मैंने ले लिया था, 2 स्लिप रिंग को, फिर उसको हमने 3 लिया, 4 लिया, है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे स्लिप रिंग के स्लिप रिंग के समूह को हमने एक कम्यूटेटर बोला था। तो कम्यूटेटर बहुत सारे स्लिप रिंग का एक समूह होता है। कम्यूटेटर एसी को क्या कर रहा है, डीसी में परिवर्तित कर रहा है। तो यह एक रेक्टिफायर की तरह कार्य कर रहा है। तो इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर, मैंने बोला था कि यह मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। तो यह एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए कि यह मशीन यदि चलते चलते गर्म हो जाए, तो फिर इसके हमको कूलिंग की, इसको शीतलन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके सामने हम क्या करते हैं, फ़ैन को लगा देते हैं। तो इससे क्या करेगी, यह घूमेगी और इसको घूमेगी, और साथ में क्या करेगी, आर्मेचर जब घूमेगा तो इसके साथ में लगा दिया तो फैन भी घूमेगा। फैन घूमेगा तो बाहर से हवा लेगा और अंदर से क्या करेगा, कूलिंग करेगा। अब इसको जो आर्मेचर होता है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पास छिद्र भी बने होते हैं। तो छिद्र जो बने होते हैं, तो अंदर से भी हवा जाती है, इधर निकल के आती है, और फिर ठंडी हवा जाएगी और फिर निकल के बाहर आ जाएगी। तो इस प्रकार से मशीन के अंदर भी कूलिंग होता रहता है यदि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो यहाँ पास जो हमारी छिद्र होते हैं, तो वो छिद्र 2 प्रकार से होते हैं। एक तो आपका हो गया अनुदैर्ध्य छिद्र और एक रेडियल छिद्र होता है। तो यहीं पास लिखते हैं अनुदैर्ध्य, इसको बोले तो लॉन्गिट्यूडिनल बोले तो अनुदैर्ध्य। और दूसरा जो होता है छिद्र इसमें रेडियल टाइप का होता है। रेडियल बोले तो त्रिज्यी। रेडियल बोले तो त्रिज्यी, त्रिज्यी बोले तो रेडियल। तो इसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। छिद्र बोले तो होल। तो इसमें होल होते हैं जो इसको क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, शीतलन करने का काम करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इसको कूलिंग करने का, शीतलन करने का काम होता है। ये तो बताया था ना, कम्यूटेटर के बीच में क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं। तो सेगमेंट कैसे होते हैं उसको देखते हैं। कम्यूटेटर के बीच में जो आभ्रक होता है, माइका होता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए हम यहाँ पास क्या ले लिए, कम्यूटेटर ले लिए, गोल तो नहीं बना लेकिन है क्या, हमारा ये कम्यूटेटर ही है। तो इस प्रकार से हमने कम्यूटेटर को क्या किया, काट दिया, और इस प्रकार से भी काट दिया। तो यहाँ पास क्या हो गया, ये हमारा कम्यूटेटर हो गया, ये कम्यूटेटर हो गया। कम्यूटेटर के बीच में क्या भरा होता है, कम्यूटेटर के बीच में भरा होता है आभ्रक। तो आभ्रक जो भरा होता है, तो अंदर जो होता है थोड़ा कम ही होता है, पूरा इसके ऊपर तक नहीं भरा होता है, थोड़ा कम ही भरा होता है अंदर की ओर। तो इसको हम बोलते हैं अंडर कट।
मतलब अंदर की ओर क्या होता है, कटिंग होता है कम्यूटेटर इसका अभ्रक का। तो अंदर की ओर जो कटा होता है वो कितना होता है, तो यह अंदर की ओर जो कटा होता है तो आपका जो होता है अंदर की ओर कटा तो 0.1 mm से 1 mm से 0.5 mm तक क्या होता है, अंदर की ओर यह कटा होता है। तो ये जो अंदर की ओर कटा है इसको बोले तो यहाँ पास ये जो अंदर की ओर यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम इसी डायग्राम को आप देखिए ध्यान से, मैं बड़ा बनाता हूँ। कुछ इस प्रकार से ऐसे बना है और इधर क्या लगा है, अभ्रक लगा है। तो इसके बीच की जो कटिंग है ये कितना है, तो इसके बीच की जो कटिंग है तो अभी होता है 0.5 तक है, 0.5 से 1.5 तक है, कितना 1 mm से। इसके अंदर की जो कटिंग है, इसके अंदर की जो कटिंग है तो 1 mm से 0.5 mm तक इसके अंदर की ये वाली कटिंग है, ये वाली कटिंग। तो इतना थोड़ा कम होता है। तो इसके अंदर की कटिंग बता दिए, तो फिर आप ये भी बता दीजिए कि इसके जो इधर इधर की चौड़ाई है तो इसकी मोटाई कितनी होती है। तो इधर इधर की जो मोटाई है आपकी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई है ये वाली मोटाई, तो ये होती है 1 mm होती है। कितनी होती है, 1 mm होती है। तो इसकी मोटाई 1 mm होती है। दूसरी चीज़, जितना इसमें आर्मेचर चालक की संख्या होगी उतना ही इसमें कम्यूटेटर की संख्या होगी। तो मान लीजिए आर्मेचर चालक यहाँ पास हमने इस प्रकार से कुछ बनाना चालू करते हैं। तो यहाँ पास कॉइल हो गई, ये कॉइल हो गई, ये कॉइल हो गई, ये कॉइल हो गई, ये कॉइल हो गई। तो इसमें कम्यूटेटर हमारा कितना है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो आर्मेचर कॉइल की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो कह सकते हैं कि जितना आर्मेचर कॉइल की संख्या होती है उतनी ही कम्यूटेटर की संख्या होती है। ओके, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जो 1 mm बताया इसकी चौड़ाई, तो 0.5 mm से 1 mm तक इसको आप लिख सकते हैं, इतना होता है। 0.5 mm से इसकी चौड़ाई, 0.5 mm से 1 mm तक इसकी चौड़ाई होती है। तो डीसी मशीन की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, तो इस डीसी मशीन के अंदर इतनी चीज़ें हमको पढ़ने को आज मिला। तो और तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसमें बताते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन ब्रश वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लैप बाइंडिंग, बैक बाइंडिंग, उसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। तो थैंक्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।